सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ संख्या 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है खोज। भारत को जानने के प्रयास में श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अनेक यात्राएं की गईं। उन्हीं में से कुछ यात्राओं का वर्णन इसमें दिया गया है, जिसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो की सभ्यता, अजंता एलोरा की गुफाओं की विशेषता तथा कुंभ मेले के अद्भुत दृश्य का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके व्यवहार तथा भारत की जन संस्कृति किस प्रकार की है, इन सभी बातों का उल्लेख इस पाठ के अंतर्गत मिलता है। तो आइए चलिए जानते हैं पाठ की तरफ। बचपन से ही नेहरू जी भारत को जानने के लिए हमेशा प्रयत्नरत थे। उनके मन में भारत के विषय में अनेक कल्पनाएं थीं, क्योंकि उन्होंने भारत के विषय में बहुत सारी बातें सुन रखी। वह जानते थे कि भारत अतीत में विश्व का नेतृत्व करता, परंतु वर्तमान में वह अपने गौरव को किस प्रकार से खो चुका था, यही वो जानना चाहते थे। क्योंकि नेहरू जी उच्च शिक्षा के लिए विदेश में चले गए और काफी वक्त वहां बिताया, परंतु हमेशा से ही उनकी रग रग में भारत के प्रति प्रेम की भावना बसी हुई थी। इस कारण से वह भारत को जानने के लिए निकले। वे कहते हैं कि जब वह एक बार सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर बैठे थे, तब उन्होंने उसकी बिखरी हुई गलियां देखी। वह सभ्यता 5000 वर्ष की बताई जाती है। नेहरू जी को इसको देखकर आश्चर्य हुआ कि यह सभ्यता इतने वर्षों तक निरंतर कैसे टिकी रही। यह एक प्राचीन सभ्यता थी और इसका आधार इतना मजबूत था कि आज भी वह जीवित है। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि फारस, मिस्र, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से भारतीय सभ्यता का एक समान और निकटता का संपर्क रहा है। इन सभ्यताओं ने भारत को और भारतीय सभ्यता ने इन्हें प्रभावित किया है। आगे नेहरू जी बताते हैं कि भारत के इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य ने मेरे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। वे उन पराक्रमी लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से के देशों से भारत में आए। उन्होंने पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के विषय में जाना। उन्होंने हिमालय का भी भ्रमण किया तथा उनकी पुरानी हिमालय की प्राचीनतम कहानियों का भी अध्ययन किया। नेहरू जी कहते हैं कि मुझे पहाड़ों से विशेष लगाव है। यहां से निकलने वाली नदियां, पहाड़ों से निकलने वाली नदियां उन्हें आकर्षित करती, क्योंकि नदियों के पास एक लंबा इतिहास विस्तृत रहता है, इसलिए उन्हें नदियां काफी पसंद थी। नेहरू जी कहते हैं कि इंडस या सिंधु, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा, और जिसे पार करके यहाँ कई जातियां, कबीले, काफिले तथा सेनाएं आती थीं। उन्होंने सिंधु नदी के इतिहास को जाना, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में वो कहते हैं कि यह नदी उत्तर पूर्व के पहाड़ों के दरारों से रास्ते बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है, और पहाड़ों से नीचे जब वह मैदानी भागों में आती है तो बड़े ही रमणीय अर्थात
सुंदर धाराओं के रूप में बहती है। इसके भी पास अनेक कहानियां हैं। इसके बाद उन्होंने यमुना नदी के संबंध में लिखा कि इसकी पौराणिक पौराणिक कथाएं मुझे अत्यंत प्रिय लगती हैं। पौराणिक का अर्थ होता है प्राचीन काल की धार्मिक कथाएं। इसके बाद वह भारत देश की मुख्य नदी पर बात करते हैं और कहते हैं कि गंगा नदी भारत की सभ्यता ही नहीं, उसकी संस्कृति की पहचान भी है। आगे वे कहते हैं कि मैं दिल्ली और आगरा जैसे ऐतिहासिक स्थलों में भी गया, जिनका एक एक पत्थर भारत के शानदार अतीत की कहानी कहता है। पुराने स्मारकों में मैंने अजंता एलोरा की गुफाओं को और उन पर बने भित्ति चित्रों को भी देखा। भित्ति चित्र का तो अर्थ होता है दीवारों पे बनाए गए चित्र। उसके बाद नेहरू जी कहते हैं कि मैं अपने जन्म स्थान इलाहाबाद और फिर हरिद्वार भी गया, जहां लगने वाला कुंभ मुझे आश्चर्य में डाल देता था, क्योंकि इस कुंभ में देश विदेश से अनेकों की तादाद में लोग शामिल होते थे और मैं सदा यही सोचता रहता था कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो इन्हें सदा से अपनी ओर खींचती चली आई है। ऐसी कई यात्राओं के बाद नेहरू जी का भारत के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। उन्हें धीरे धीरे सच्चाई का बोध होने लगा कि हमारे पूर्वज हंसते रोते और दुख पीड़ा सहते हुए प्रेम से अपना जीवन बिताते थे। उन्हें भारत की वास्तविकता समझ में आ गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सारनाथ में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को और अशोक के शिलालेखों को भी पढ़ा और उससे भारत के अतीत की अनेक जानकारियां प्राप्त की। इसके साथ ही साथ उन्होंने अकबर के धर्म एवं संप्रदायों के समन्वय के प्रयासों की भी झलक देखी। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की अतीत की अनेक बातों को समझा और परखा और इस प्रकार उनके विचार भारत के प्रति बदले। भारत की शक्ति तथा सीमाएं। अब भारत को जान लेने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भारत के पतन के कारणों की खोज की जाने लगी। भारत के पतन की खोज करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने पाया कि वर्तमान दृष्टि से भारत के पतन का कारण मूल रूप से इसके तकनीकी रूप से पिछड़े होने का है। यूरोप जो पहले भारत से पिछड़ा हुआ माना जाता था, वह तकनीकी विकास के चलते आगे निकल गए। इसी तकनीकी प्रगति से सैन्य शक्ति प्राप्त की और उसी के कारण पूर्वी देशों पर अधिकार कर लिया। ऐसा हुआ क्योंकि प्राचीन काल के बाद के समय में भारतीयों की मानसिक सजगता अर्थात चौकन्नापन एवं तकनीकी कौशल में गिरावट आती चली गई। भारतीय संकुचित विचारधारा के हो गए। वे रूढ़िवादी परंपराओं में बंधने लगे। इसके साथ ही साथ परिश्रम की उनमें कमी आई। वे एक दूसरे का पीछा करते रहे और इसी कारण से उनके अंतर्गत ह्रास होता चला गया। अर्थात भारतीय रूढ़िवादी हो गए, संकुचित विचारधारा के हो गए और इसी कारण से वे सृजनशीलता के गुणों को भी त्याग दिए और दूसरों को देखकर उनके मार्गदर्शन में ही चलने का प्रयास करने लगे, जिसके कारण भारतीयों में ह्रास होने लगा। भारतीयों के विकास में ह्रास का यही कारण जवाहरलाल नेहरू जी को दृष्टिगत हुआ। आगे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यदि इतनी समस्याओं के बाद भी भारत में कुछ कार्य ऐसे हुए जो भारत को भी विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। समय समय पर पुनर्जागरण का दौर भी आया
जिसने देश को नई दिशा, नया रास्ता दिखाया। भारत की खोज। अब नेहरू जी बताते हैं कि उन्हें भारत की खोज के अंतर्गत क्या प्राप्त हुआ और किन बातों की उन्हें कमी महसूस होती रही। नेहरू जी कहते हैं कि पुस्तकों और प्राचीन स्मारकों को पढ़ने के बाद भी मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं भारत की अत्यधिक विस्तृत भूभाग और इसके इतिहास को अच्छे तरीके से जानना चाहता था। नेहरू जी आगे कहते हैं कि भारत का मध्यम वर्ग उन्नति और विकास चाहता था, लेकिन अंग्रेज शासन ऐसा नहीं होना देना चाहते थे। इसी कारण से मध्यम वर्ग में विद्रोह की भावना हुई, नई शक्तियों का उदय हुआ और लोगों में चेतना का विकास हुआ। ग्रामीण जनता भी उनके साथ जुड़ी और एक नए ढंग से भारत का स्वरूप सामने आया। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था। इससे हमारे अंदर समझ और द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष, दोनों ने ही जन्म लिया। मेरे लिए यह सच्चे अर्थों में भारत को जानने, समझने और खोजने की एक नई राह थी। नेहरू जी कहते हैं कि उन्हें मध्यम वर्ग से ज्यादा ग्रामीणों के प्रति विशेष आदर का भाव था, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी बात थी जो देश के मध्यम वर्ग में नहीं थी। आगे वह कहते हैं कि भारत की विशाल जनसंख्या को मैंने अनेक संप्रदायों, जातियों में नहीं देखा, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में मैंने उन्हें समझने का प्रयास किया। हालांकि बहुत अधिक आशाएं उनसे नहीं रखी। मुझे लगता है कि जितनी मैंने आशाएं की, मुझे उससे ज्यादा प्राप्त हुआ। भारत के लोगों में कई विविधताएं होते हुए भी उनका अपना एक अस्तित्व है। यही वह अस्तित्व है जिसने 200 वर्षों की गुलामी के बाद भी भारतीयों के मन में दृढ़ता को बनाए रखा है। भारत माता। मैं जब भी जनसभाओं में जाता, जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि वह जब जनसभाओं में संबोधन देते तो वो भारत को या हिंदुस्तान या भारत नाम से ही पुकारते थे, जो कि इसका प्राचीनतम संस्कृत नाम है। वह किसानों को यह भी बताते कि संपूर्ण देश के किसानों की सिर्फ एक ही समस्या है, जो है गरीबी, कर्ज, जमींदारी, भारी लगान, कर तथा पुलिस के अत्याचार। इस प्रकार वह सभी किसानों को एक भारत के संकल्प को दृढ़ करने में आश्वस्त करते। यह करना आसान नहीं था, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग पूरे देश का भ्रमण किए थे, महाकाव्यों, पुराणों का अध्ययन किए थे। फिर भी मेरा यह प्रयास जारी रहा। जनसभाओं में जब लोग भारत, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक बात का वर्णन किया गया इसमें, जिसमें वह कहते हैं कि जब जनसभाओं में लोग भारत माता की जय के नारे बोलते थे तो वह उनसे पूछा करते थे कि यह किसकी जय कर रहे हैं आप। तो सब एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते थे, किसी को उसका उत्तर नहीं पता था। ऐसे ही एक जनसभा में भारत माता की जय के नारे लगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर पूछा यही प्रश्न कि आप किसकी जय कर रहे हैं। तब उस समय एक हट्टा कट्टा जाट खड़ा हुआ और बताया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, कौन सी धरती? और इसी प्रकार उन्होंने उससे अनेक प्रश्न किए। जब वह उत्तर देने में सफल ना रहा तो उसने कहा, आप ही बता दीजिए। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, हिंदुस्तान के नदी या पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें प्रिय हैं। यहाँ के कण कण, यहाँ के हर एक व्यक्ति में भारत माता निवास करती है। अर्थात जब आप भारत माता की जय करते हैं तब आप अपनी भी जय करते हैं,
क्योंकि आप भारत माता के एक अंश हैं और इस प्रकार आप स्वयं ही भारत माता हैं। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लोगों के मन में यह विचार व्यक्त किया जाता है, भरा जाता है कि आप देश के अखंड नागरिक हैं, यह देश आपसे है, आप देश से हैं। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी देश को अखंड बनाने का प्रयास करते रहे। भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता और एकता के विषय में जवाहरलाल नेहरू जी के क्या विचार थे? जवाहरलाल नेहरू जी भारत की विविधता को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के लोगों के चेहरे एवं शारीरिक गठन, खान पान, पहनावे में काफी अंतर था। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में मध्य एशिया की गमक या झलक मिलती थी और उनके रीति रिवाज हिमालय के पार के लगते थे। अनेक भिन्नता होते हुए भी सभी भारत की एक विशिष्ट कला में बुने हुए थे। पुराने तुर्क और अन्य जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थीं, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो 2000 वर्ष पूर्व संसार भर में प्रसिद्ध था, उसमें सारे भारत और एशिया के विद्यार्थी खींचे चले आते थे। यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी लोग का भारत में सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत भी अपने आप में एक संसार था, जिसकी अपनी संस्कृति और सभ्यता थी, जिसमें अनेक बातों को नया रूप दिया जाता था। आगे नेहरू जी कहते हैं कि भारतीयों की एकता और घनिष्ठता का प्रमाण इसी बात से मिलता है कि प्रत्येक भारतवासी देश के किसी भी कोने में, किसी भी घर में अपने घर की ही अनुभूति करता है। अर्थात वह देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन वह अपने देश को अपने घर की भांति ही अनुभूति करता है, जबकि अन्य किसी देश में जाने पर ऐसी अनुभूति नहीं होती। वे कुछ लोग हैं जो दूसरे स्थानों पर आकर हिंदुस्तान में बस गए थे, कुछ पीढ़ियों गुजारने के बाद वो भारतीय ही हो गए। यही भारत देश की विविधता में एकता है। जन संस्कृति, लोगों की संस्कृति, भारतीयों की संस्कृति। इस संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी का मानना है कि भारत के लोग अतीत के दृश्यों से भले ही बंधे हुए हों, परंतु वह निरंतर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पर जो महाभारत और रामायण के ग्रंथ हैं, वह दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। चाहे कोई अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, उसे महाभारत और रामायण की कई श्लोक याद हैं तथा साधारण बातचीत की भाषा में भी वो लोग इनका प्रयोग करते हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण पुरुषों का बलवान शरीर तथा स्त्रियों के चेहरे पर सुंदरता और नम्रता का जो संतुलन दिखाई देता है, वह भी मुझे आश्चर्यचकित कर देता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने अनेक वर्षों तक गुलामी और कष्ट सहे। चारों तरफ गरीबी और भ्रष्टाचार, असुरक्षा का वातावरण रहा। इस स्थिति में भी भारतीयों ने अपनी गरिमा, अपनी संस्कृति को खोया नहीं, बल्कि उसे विकसित करते रहे, और यही भारत की विशेषता है।